देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने की स्पेशल एपिसोड। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज साहब की छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने इतना कष्ट उठाया है, तो जाहिर है कि किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करना मकसूद था। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के बारे में एक सेगमेंट किया था मैंने, जिसमें हमने बताया था कि पंजाब में खिदमत के नाम पर क्या कुछ अवाम के साथ होता रहा। इसी सिलसिले की आप एक कंटिन्यूएशन समझें। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ चश्मकुशा हक़ाइक़ हैं जो मंजर-ए-आम पे लाना मकसूद थे। ये वो डॉक्यूमेंट है जो अभी थोड़ी देर में आप स्क्रीन पर अपनी चलते देखेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि जी किस तरह से बैक जुम्बिश कलम पंजाब में अरबों रुपए की अदायगियाँ की गई। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछली दफ़ा प्रोग्राम में शेयर किए थे। इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 400 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 250 करोड़, जी हाँ 250 करोड़, 631 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ और न जाने कितने ही करोड़ जो मैं गिन भी नहीं सका, उसको मैंने आखिर में स्टेपल कर लिया इखलाकन। मैं समझ रहा था कि सिर्फ इतना ही कुछ हुआ है पंजाब में, लेकिन उसके बाद रावी ने कहा कि नहीं, अभी और कुछ भी बताना मकसूद है। जो कुछ हुआ था कल रात जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो नींद उड़ गई। क्या कुछ हुआ था ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। अरबों रुपए की मज़ीद बेकायदगियाँ जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आई हैं। खुद मुख्तार इदारा बनाना मकसूद था और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि खुद मुख्तार इदारा बनाते बनाते एक सरकश, एक शुत्र बेमुहार बना डाला। पेट्रन इन चीफ इसके ज़ाहिर है कि एक्स खादिम आला थे। पंजाब हुकूमत की मिली भगत से 20.6 बिलियन रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द सिर्फ एक मद में है। गैर मंतकी और फर्जी इस्तिलाहात के ज़रिए रकूम की तरसील को यकीनी बना दिया गया है। P&D डिपार्टमेंट ने PC1 के बगैर 177 बिलियन रुपए जारी किए। शहबाज शरीफ साहब ने मंसूबे को, उनको ख्वाब आया कि 36 के बजाय अगर 14 महीने में मुकम्मल किया जाए तो पाकिस्तान के अवाम पर एक एहसान होगा। लेकिन इस एहसान की कीमत हमने जो चुकाई वो है तामीराती लागत में 1.2 बिलियन का इजाफा। खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों ने इदारे में जो कुछ किया, अब मैं आपको बताऊंगा तो आप उंगलियों तले दांत दबा लेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बुनियादी मेयारात पर पूरे नहीं उतरते। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनल ऑडिटर, डायरेक्टर QNC और प्रोक्योरमेंट को भी नवाज दिया गया। और मेरा ख्याल है कि एक और सोने पे सुहागा, इदारे में सेक्सुअल हरासमेंट की मुतअद्दिद शिकायत, और ये किसी भंगी, किसी नाई, किसी चमार, किसी धोबी की तरफ से नहीं। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर और डायरेक्टर HR इन वाकयात का मरकजी किरदार थे। कैन यू बिलीव, इदारे से वाबस्ता एक डॉक्टर ने अपना नाम सीग़े-ए-राज़ में रखने की शराइत पर जो इंकशाफात किए वो पढ़कर किसी भी दर्दमंद दिल रखने वाले पाकिस्तानी के होश उड़ जाते हैं। वो ये बता रहा है कि ये दर हकीकत अस्पताल नहीं, अगर अपने अल्फाज में कहूँ तो शायद कोई मुज़ब्बा खाना है, जहाँ OT बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड तो दरकिनार, लोकल स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं करता, जहाँ ICU में बुनियादी फैसिलिटीज़ नहीं है, एयर कंडीशनिंग का निज़ाम नहीं है। ये इस वक्त जो पोछा मारता नजर आ रहा है गरीब आपको, ये वाइपर से पानी निकाल रहा है, ये आपको लग रहा होगा कि इस्लामाबाद का नया तामीर करदा एयरपोर्ट है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने तामीर करवा के हम पे एहसान फरमाया था, लेकिन नहीं, ये PKLI है जो शहबाज शरीफ साहब ने हम पर एहसान किया था। ये उसकी तामीर शुदा बिल्डिंग के आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं। इदारे में एक ज़ाहिर है हर इदारे में हेल्थ का जब मामला होता है तो ब्लड लेबॉर्ट्री तो होती है। उस लेबॉर्ट्री का अहवाल यह था कि टेस्ट कराने मैं जाऊं, रिपोर्ट मेरे पड़ोसी की मेरे नाम पे जारी कर दी जाए। अब जाहिर है कि मुझे अगर नज़ला है और आप खुदा ना खास्ता किसी संगीन बीमारी का इलाज शुरू कर दें तो मैं क्या, मतलब टार्जन भी पनाह मांगेगा। ये सब कुछ वहाँ एक अरसे होता रहा, और जब इस तरह की कुछ मजीद शिकायत बढ़ी तो चुपचाप एक मरतबा इखलाकन उनको टर्मिनेट कर दिया गया और ये बहुत तीर मार दिया गया। उसके बाद अब ये पूछना है, मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा। कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मुख्तसर अहवाल मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, आप यकीन जानिए इस पे कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम अकेले आराम से किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में मोहतरमा शाहिदा रहमानी, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पार्टी से। इन्हें हम शरीक गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि मामला बराह रास्त पंजाब से मुताल्लिक़ है,
हम अपने ब्यूरो चीफ जनाब करम इलाही गोंदल साहब के पास जाएंगे, जो हमारे साथ खुसूसी तौर पे इस शो में शरीक हो रहे हैं। लेकिन उससे भी अहम है हमारे साथ मोहतरम जनाब रोहिल असगर साहब, जो अपने ज़ब्त, अपने तहम्मुल, अपने पेशेंस और अपनी दानाई के सबब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुसूसी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे शरीक हुए हैं और इस मरतबा हमने चूँकि एक पैनल तश्कील दिया था, हमारी खुसूसी दरख्वास्त थी कि सर आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इज़्ज़त दी, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद से उस्मान डार साहब ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि जो कुछ भी मैंने कहानियाँ, राम कहानियाँ आपकी खिदमत में गोश गुजार की हैं, इसकी तौसीक या इसकी तरदीद के लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ करम इलाही गोंदल साहब आपकी कुछ मज़ीद गलत फहमियाँ अपनी ज़ुबानी रफ़ा करने की अपने तौर पर कोशिश करेंगे। करम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब। नहीं सर, शुक्रिया कि आपने रोज़ी का एक ज़रिया दिया है, और वैसे भी सियासत में तो ये सब चलता है, आवाम की खिदमत के नाम पर कुछ भी हो जाए। सर मैं, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ चीज़ें पढ़ना चाह रहा हूँ अंग्रेज़ी, ये जाहिर करने के लिए कि मुझे आती है। नहीं, वो तो सबको पता है कि आपको अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी बहुत शुस्ता और शाइस्ता बोलते हैं आप, प्लीज। अच्छा सर, इसमें खादिम आला जो थे ये इनके पैटर्न इन चीफ थे, और खादिम आला के होते होते जो कुछ यहाँ पे हो गया वो मैंने, क्योंकि डॉक्यूमेंट 40 से ज़ायद पेजेस पे मबनी है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रहा हूँ। It was observed that the term below the line funding, one line budget and other development program were created in government of Punjab to facilitate the transfer of funds against unapproved project. P&D department have issued advices/instructions to transfer funds worth of rupees 177 billion in last 3 years to various projects including PK, LI and RC without evaluation PC1 by passing relevant approving fora. Finance department transferred the funds to relevant administrative departments without a proper pre-audit from AG Pakistan. सर आपके ख्याल में अगर सिर्फ 23.5 बिलियन की मामूली सी रकम कहीं इधर उधर हो रही है, तो मैं उस पर क्यों चिल्ला रहा हूं और आप उस पर क्यों मेरे साथ इस प्रोग्राम में कौम के आंसू जो है वो पोंछने बैठे हैं? नूरुल आरफीन साहब, फंड्स जो है वो अरबों के हिसाब से ट्रांसफ़र हुए, वो एक अलग मामला है। मुख्तलिफ शोबों में ऐसे होता आ रहा है। वो जैसे इंडिया में जो है वो 100 बिलियन रुपीज़ और 200 बिलियन रुपीज़ के क्लब्स बन गए ना मूवीज़ के, कि वो इतना बिजनेस करती हैं। हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस और जो हुक्मरान हैं वो भी 100 बिलियन और 200 बिलियन के बिजनेस और इस तरह के काम कर रहे हैं। करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैम हैं। असल जो देखें, इन्होंने ये तो कहा ये था कि PKLI जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक इदारा होगा जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। वो गरीब मरीज जिनको हेपेटाइटिस है, जो लीवर या किडनी के पेशेंट हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके बैरून मुल्क भी नहीं जा सकते, इंडिया भी नहीं जा सकते, इतने पैसे उनके पास नहीं है। अब इस इदारे को बनाया है तो इसके एक्ट में मैं 2 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। PKLI एंड RC एक्ट जो मंजूर हुआ पंजाब असम्बली से, इसकी शिक 5 की झैली शिक 2 में लिखा है the board shall exercise complete autonomy in the performance of its functions and the government shall not interfere in the affairs of the institute। के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो जमीन दे रही है, जो अवाम का पैसा इनको 23 अरब रुपए जारी कर चुकी है और मजीद 37 अरब रुपए डिमांड किए गए हैं, वो इस इदारे से नहीं पूछ सकती कि आप क्या कर रहे हैं। बोर्ड को मुकम्मल इख्तियार होगा और उस बोर्ड के 14 मेंबर्स में से एक तो पैटर्न इन चीफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब बाई नेम है, बाकी 11 प्राइवेट मेंबर्स हैं और सिर्फ 2 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। अच्छा, इसी जो है वो एक्ट की एक और शिक है, आप एंड पे अगर इसके एक्ट पे जाएं तो शिक नंबर 21 और 22, शिक नंबर 21 ये कहती है जी कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, no court shall have jurisdiction to entertain any proceedings, grant any injunction or make any order in relation to anything done or purported to have been done or intending to be done in good faith under this act। और इसी तरह की शिक 22 है जिसमें लिखा है कि no suit or legal proceedings shall lie against the government, the board and the person in respect to anything which is done or purported to have been done or intended to be done in good faith under this act। अब कोई माहिर कानून इसकी ज़रा बेहतर तशरीह कर सकता है। मैं तो बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा हूँ कि रियासत के अंदर एक रियासत बनाएगी इस इदारे के नाम पे
और उसको मुकम्मल आज़ादी और शुतरे बेमहार बना दिया गया कि आप जो मर्जी करें, पैसे आपको दे दिए, ज़मीन दे दी, इख्तियार दे दिया, नाम हमने लिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, गवर्नमेंट आपसे पूछ नहीं सकती, कोई आपके खिलाफ किसी अदालत में जा नहीं सकता, आप अदालतों से भी बरी जिम्मा। और ये इदारा बना कैसे? अगर मुझे 2 मिनट दें आप तो मैं जरा थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। सर 1 मिनट में अगर कर सकें तो फिर मैं डायरेक्टली रोहेल असगर साहब के पास जाऊंगा ताकि उनसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसके बाद फिर आप तक आता हूं। जी मैं कोशिश करता हूं कि 1 मिनट में सम अप करूं। PKLI एक्ट जो है वो जब मंजूर हुआ और उसके 1 साल बाद जो है वो इन्होंने IDAP के नाम का एक इदारा बनाया जिसको PKLI के कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम दिया गया। IDAP बनाने से 1 महीना पहले जो है वो इन्होंने पेपरा रूल्स में तरमीम की ताकि IDAP को जो है वो PKLI का काम मिल सके। IDAP ने काम लिया और आगे ठेका जो है वो ZKB को दे दिया। ZKB जिसके मालिक जाहिर खान इस PKLI के बोर्ड मेंबर थे और जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से डॉक्टर सईद अख्तर को मिलवाया था, पहली मुलाकात करवाई थी, तारुफ करवाया था, उन्हीं की कंपनी को जो है वो तकरीबन 9 अरब रुपए के जो है वो ठेके दिए गए। और कंस्ट्रक्शन का मायार आपने अभी देख लिया है कि पहली बारिश में पानी बिल्डिंग के अंदर आ गया, क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। 23 अरब रुपए जो है वो इस पे लग चुके हैं और 37 अरब रुपए की मजीद डिमांड है, जिसमें जो है वो 4.5 अरब रुपए सैलरी बजट की मद में मांगे गए। देखिए बात ये है, नाकस मालूमात के मुताबिक, जी सॉरी टू इंटरवीन, बात यह है कि ये पुराने दौर में हुआ करता होगा। मैं अब जाऊंगा रोहेल असगर साहब के पास, आपकी मालूमात अपने तौर पर दुरुस्त रही होंगी कि ये पुराने वक्तों की बातें, गए वक्तों की बातें और ये फरसूदा बातें, इनमें ज्यादा मत उलझिए वरना जो है वो दिमागी तवाजुन आगे पीछे होने का मेरे भी खदशा है और दूसरों के भी, कि ये बिल्डिंग बनाते हुए मेयार का ख्याल करें। और अब जिस बिल्डिंग में पानी नहीं है वो तो फैशन है, इस्लामाबाद में माशाल्लाह नया एयरपोर्ट बनाया, जहाज चलाने के लिए बनाया था, वहां कश्तियां, ये सब बातें तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब ऑब्जेक्शनेबल है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रोहेल असगर साहब। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जितनी देर से मैं इतनी सारी बुकराती कर रहा हूं, एक छोटा सा, सिर्फ आपको भी ये बताने के लिए कि आपने पता नहीं मेरी अंग्रेजी सुनी है कि नहीं, एक छोटा सा 2-4 लाइन का एक पैरा है, आपकी खिदमत में गोश गुजार करूंगा रोहेल असगर साहब। CM interference. It seems that the then CM of Punjab actively participated in the project. The original time of 36 months as designed by the architects was decreased to 14 months and as a result engineers estimate increased by approximately rupees 1.2 billion. During interviews it was transpired that the then CM decreased the timeline to inaugurate the project before the elections to support his political campaign. The project was inaugurated incomplete. It seems that project will be completed somewhere in 2020. सर ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर किसी सियासतदान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को सहारा देने के लिए किसी बिल्डिंग का जो तामीर पूरी तौर पर नहीं हुई थी और जिसमें सैकड़ों अयूब थे, जो मैं बिलावजह ऐसी बातें कर रहा हूं, कौन सा सर कसूर हो गया? ये सब बातें तो जमहूरियत में जमहूर वालों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मेरी गलत फहमी जरा रफा फरमाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे नूरुल आरफीन, मैं शायद आपके प्रोग्राम प्रोड्यूसर से ये तवक्को नहीं करता था। मुझे कहा गया प्रोग्राम है, मेरा ख्याल था कि जैसे आपका सेगमेंट होता है कि आप मुझसे कुछ सवाल कर लेंगे और मैं आपके जवाब दे दूंगा। मुझे कतई तौर पर ये इल्म नहीं था कि ये आप इशू या ये टॉपिक आप डिस्कस करेंगे जिसमें बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग कब बनी, बिल्डिंग कैसे बनी, बिल्डिंग किसने बनाई, बिल्डिंग कितने की बनी और क्यों बनी, और उसके बाद उसका फंक्शन क्या था, उसमें लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट का था, उसके डॉक्टर्स ने बेहूदगी की, कोई हरासमेंट के केसेस भी हुए, फिर उसके बाद वहाँ पे एम्बेजलमेंट भी हुई। ये सारी बातें इनका मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकूँगा आरफीन, कि मुझे तो कतई तौर, हाँ मैंने आपके प्रोड्यूसर से ये ज़रूर अर्ज़ किया था कि भैया मुझे इतना बता दें कि मैंने किस बात पे बात करनी है, किस इशू पे बोलना है, कि कौन सा टॉपिक है आपका। तो मासूफ ने मुझसे कहा कि मैं आपको टेस्ट कर देता हूँ। चलिए, मैं बिल्कुल रॉ हैंड था, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कब बिल्डिंग बन गई, कब ये ऑटोनमस बॉडी बन गई, कब और कौन कौन उसके बोर्ड पे था। मेरा इशू नहीं था। मैं चूँकि पंजाब हुकूमत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा कोई उनके साथ
वास्ता नहीं बनता था, और मैं चूँकि फेडरल में था तो मैं उसमें ज़्यादा आपकी खिदमत करता था। किसी भी इशू पे आप बात करते थे, किसी भी टॉपिक पे बोल लेते थे, मैं बात कर लेता था। यहाँ पे तो आरफीन में बिल्कुल कतई तौर पे इस तरह कह लीजिए बिल्कुल दिमाग में कुछ चीज़ ही नहीं है कि मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूँ। हाँ, एक सिर्फ बात कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को हाँ तेज़ी दिखाते थे काम में, उनको बहुत शौक़ होता था कि किसी का और ये काम ख़त्म हो जाए, जो काम पकड़ा उसको फौरी तौर पे निपटा दिया जाए और उसकी समरात आवाम तक चले जाएं। ये उनकी आदत एक होता है ना, आदत में शामिल हो जाता है, जिससे एक खसलत बन जाती है इंसान की। ये ज़रूर था उनमें। और फिर आपको पता है जब कहीं जल्दी होती है या कहीं आप तेज़ी दिखाते हैं, किसी को कट डाउन करते हैं, कई दफ़ा अच्छे नताइज निकल आते हैं, कई दफ़ा उसमें गलतियां खामियां आ जाती हैं, लोग जल्दी करते हैं और जल्दी में वो मेयार शायद अचीव नहीं कर पाते। ये आपकी बात दुरुस्त है, इससे मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ठीक है, वक्त पे अगर चीज़ होगी तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपने इसमें कोई खामी की या ख़राबी की है, तो फिर आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जल्दी करेंगे आप एक चीज़ को, अगर आप आधे वक्त में आप मुकम्मल करेंगे तो लाभ हाला उसमें जल्दी दिखाई जाएगी और जल्दी में बहुत सारी फिर गलतियां होंगी। तो इसमें मैं टेक्निकली स्पीकिंग आरफीन, मैं शायद इसमें आपकी कोई खिदमत नहीं करता। सर देखिए, जितनी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई, मैं बिल्कुल उसी तरह से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं जिस तरह से आप बता रहे हैं। हम वन टू वन डिस्कशन। सवाए इसके कि मैं ऐसे ही सच धन के आपके प्रोग्राम में बैठा रहूं और आपकी गुफ्तगू सुनता रहूं, आपके खूबसूरत उर्दू से मुस्तफ़ीज़ होता रहूं, तो इसके अलावा मेरा ख्याल है कि मैं इसमें शायद कुछ भी आपकी इस बारे में कोई, मतलब मुझे यही इल्म नहीं है कि ये कब मसूफ ने कब इसको बनाया, कौन इसका हेड था, कौन इसका चीफ एग्जेक्टिव था। अगर अच्छा सर, मुझे इस बारे में वजाहत करने का मौका इनायत फरमाइएगा, लेकिन यहाँ मेरे कान में सूर फोका जा रहा है प्रोड्यूसर की जानिब से कि मुझे ब्रेक लेना है, और आपसे उम्मीद करता हूँ पुराने ताल्लुकात का ख्याल करते हुए मेरे साथ ब्रेक के बाद ज़रूर रहेंगे, ताकि मैं जो गलत फहमियाँ हैं, अगर तो वो हैं, तो मैं उनको दूर करते हुए फिर आपको प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू करूँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। बदकिस्मती से रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। उनका कहना अपनी जगह दुरुस्त है कि चूँकि वो विफाक से ताल्लुक़ रखते थे, विफाक के मामलात पर उन्हें अबूर था, विफाक के हवाले से अगर मैं उनसे कुछ सवाल करता तो वो बनता भी था, लेकिन महज इस बात पर कि वो नून लीग के रहनुमा है, पंजाब में उनका करना धरना कुछ भी नहीं था, और वो पंजाब हुकूमत के किए गए किसी भी बदअमाली को वो ओन करने के लिए भी तैयार नहीं थे। नज़रियाती सियासत का सबूत दिया है और दूसरी बात ज़ाती शराफत का सबूत दिया है। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इस एक पर्टिकुलर सिनेरियो के बाद ये प्रोग्राम वन साइडेड हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को ऑडियो बीपर पे लेके अपने से ये तोहमत हटाऊँ, लेकिन उस वक्त तक मैं मजबूर हूँ। प्रोग्राम कंटिन्यू है। मेरे साथ मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब मौजूद है। मैम, खुद मैंने कई प्रोग्राम किए हैं, आपसे भी कई मरतबा बहसा बहसी हुई है, और आपने भी फ़राग़ दिली के साथ, वसीउन नज़री के साथ मेरी तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग को भुगता है, लेकिन मुझे तो वो सारी बातें ख्याल ख्वाब मालूम होती हैं। 600 करोड़, 250 करोड़, 1000 करोड़, वो भी बैक जुम्बिश कलम, और वो भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में कि जिसका ना ईंट सीधी रखी गई है, ना पेशेंट्स को कोई फ़ायदा है, माँ सिवाय इसके कि चंद अशखास इसमें फैज़याब हुए हैं, कुछ कंपनियों को रिवॉर्ड किया गया है। यही सारी बातें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रहे होते थे और आप लोग जवाब दे रहे होते थे, लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि आप लोग तो अभी तिफल मकतब थे, आपने कुछ नहीं किया था, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा किया है। क्या कहेंगी? आरफीन, बहुत ही मुझे तो सुन के बड़ा अफसोस भी हुआ, और ये उम्मीदें थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जिस तरह से करप्शन के इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर,
लेकिन आज वक्त ने साबित किया, तारीख ने साबित किया कि वो लोग जो अपने आप को बहुत सादिक और अमीन थे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आते थे, अपोजिशन को बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, और जो एक बादशाहाना मिजाज रखते थे, और ये एक बादशाह सलामत ही कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते थे कि तख्ते रायविंड और तख्ते लाहौर वाले, तो तख्ते लाहौर वालों ने चाहे सानिया मॉडल टाउन हो, वो भी कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये भी कोई मामूली वाक़या नहीं, जहाँ इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा था, जहाँ पे इतना बदतरीन आपने अभी जिस तरह बताया, मेरी भी नॉलेज में नहीं था। बहुत से ऐसे बिल्कुल प्रोग्राम आरफिन हमने किए कि मैं भी विफाक में हुआ करती थी, सिंध के हवाले से, चाहे थर का इशू आए या कुछ भी इशू आए, चाहे एजुकेशन के हमने प्रोग्राम्स किए, हेल्थ के किए, लेकिन हम बैठ कर, चूँकि एक पॉलिटिकल वर्कर मैं समझती हूँ कि वेल अवेयर होता है और उसको मालूमात होनी चाहिए और वो बात करना भी चाहिए, उसको फेस भी करना चाहिए। तो ये तो इंतहाई संगीन नौयत के मामलात हैं, जिसमें एक तो बिलियंस ऑफ रुपीस निकाले गए बादशाहाना अंदाज, शाहाना अंदाज, और इस कौम के पैसों को जिस बेदर्दी के साथ जो बिल, मैं कहती हूँ कि वो लोग कहाँ थे जो वहाँ अपोजिशन में थे या गवर्नमेंट में थे, उन्होंने किस तरह इस बिल को क्लियर किया, पार्लियामेंट के अंदर से, वहाँ सूबाई असम्बली से सब कुछ क्लियर और वह तमाम तर इख्तियारात दे दी गए बादशाह सलामत को। उसके बाद वहाँ पर जो हैरेसमेंट के केस हुए, या वहाँ पे जो लेबॉर्ट्रीज़ की सूरत हाल है, या बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल यूज़ किया गया, वो सारी चीज़ें, ये तो एक अभी तो इब्तिदा है। मैं कहती हूँ आगे आगे देखिए होता है क्या, जब ये अब फर्स्ट टाइम अपोजिशन में जिस तरह गए और वहाँ पर अब ये सारे इंकशाफात शुरू हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो लोग जिन्होंने इस पार्टी पे झूठे इल्ज़ामात लगाए और बाद में माफ़िया मांगते रहे, ये कुदरत का वो मुकाफ़ात अमल है जो तसलसल के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। तो ये तो एक बहुत ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है, और मैं समझती हूँ तो अभी एक पहला आपने इस तरह के इंकशाफ किया, और अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो कौम का पैसा है, और जिस तरह वो कहा करते थे कि जी मैं किसके पेट से निकालूंगा तो किसके गले में, तो आज वो खुद बताएं, आज वो अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी करप्शन, और ये क्यों नहीं बनेंगे फिर पानामा? हमारा तो कोई पानामा केस में नाम नहीं था, लेकिन आपके पानामा हो, खैर वो लंदन केस हो, या आज जो जेल भुगत रहे हैं, इन सबको जेलों में होना चाहिए, जिस तरह इन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। और वक्त ने साबित किया कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त जो है 11 साल कैद काट कर भी अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, करमलाई गोंदल साहब, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। पहले करम साहब, सर आपसे जरा निमट लूं। सर ये मुझे बताइएगा, एक मौसूफ हैं डॉक्टर अब्दुल नादिर, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ही इज टेकिंग सैलरी ऑफ रुपीज 15 लाख पर मंथ। लीजिए, ये मेरे ख्याल है हम सबकी सैलरियों से आगे चले गए। ही इज वर्किंग 3 weeks in a month in PKLI and for a week in USA। मतलब अंधा बांटे रेवड़ियां और मिले भी अपने अपनों को, या दूसरी अल्फाज में इसको ये कहिए कि दुख झेलें भी फाख्ता, कौवे अंडे खाएं। मेरा आज दिन नहीं है और मैं बैठा हुआ तकरीर कर रहा हूं, आप भी अपने किसी न किसी काम को छोड़ के यहाँ सीना कोबी में शरीक हैं। मैम इतनी दूर से आई हैं, उस्मान साहब को हमने पेट्रोल जला के बुलाया है, और यहाँ तो हमसे अच्छे तो यही रहे अब्दुल नादिर। और इनकी हरकत का जरा सुनिए, अंग्रेजी में कहता हूँ शायद कम लगे लोगों को। The committee found him guilty and recommended for his removal from the board of governors and from the organization. It was reported by one of the victims that the COO and Mr. Rashid Ghafoor had called her into the office and threatened her to face the consequence after the forensic audit is over. No action seemed to be taken against him and now he is appointed as one of the signatory. फिर है मिस्टर राशिद गफूर, डायरेक्टर HR, उनकी भी कोई इसी किस्म की शौकीनी की बातें हैं जो अंग्रेजी में भी लिखूं अब बताऊंगा तो बुरी लगेंगी। सर अपना तज्जिया फरमाइएगा। आपने सब कुछ तो बयान कर दिया, लेकिन असल जो है ना नूरुल आरफीन साहब, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं तो हमारा अलमिया जो है वो ये नहीं है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे आज मेरा अलमिया ये नहीं है, या मैं ये मातम करने नहीं बैठा कि इस मुल्क के अरबों रुपए लूट लिए गए। मेरे जहन में तो बार बार वो पेशेंट्स जो है वो आ रहे हैं, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, जो किडनी और लीवर के पेशेंट हैं, जिन्होंने PKLI पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वादों और दावों पे और उनके इश्तिहारात पे ट्रस्ट किया, और इस इदारे के लिए सैंपल्स जो है वो PKLI के क्लस्टर सेंटर्स में जमा कराए। वो सैंपल्स जो है वो बुखार के, टाइफाइड और मलेरिया के नहीं थे, जुकाम के, फ्लू के नहीं थे।
हेपेटाइटिस के थे, वो लीवर के थे, वो किडनी से रिलेटेड इश्यूज के थे, और उन सैंपल्स को इनकी पैथोलॉजी लैब में जाया किया गया और उन सैंपल्स के अगेंस्ट जो है वो जाली और फेक रिपोर्ट्स जो है वो पेशेंट्स को भिजवाई गई। उनमें से कितनों की जिंदगी जो है वो दांव पे लगी, कितने जान की बाजी हार गए, इसका हिसाब कौन करेगा? उनके घर वालों के दुखों का मदावा कौन करेगा? और आपने जो है उन लोगों को सेफ एग्जिट दिया। आपकी अपनी कमेटी जो पीकेएलआई की है उसने साबित किया कि डॉक्टर तसव्वुर और उसके साथ 3 और जो पैथोलॉजी के डॉक्टर्स थे वो मुलविस थे ये सारे काम करने में। आपने कहा कि आप इज्जत से इस इदारे से चले जाइए। ना आपने एफआईआर दर्ज कराई, ना आप उनका लाइसेंस कैंसिल करवाया, ना उनको जो है बाहर आपने जो है वो फेंका, और आप जो है वो खुद भी अपनी फेस सेविंग में लगे रहे, आप इन चीजों को छुपाते रहे। ये तो उससे भी बड़ा घिनौना जुर्म है। जो करप्शन है वो तो शुरू से हमारा अलमिया है, हम हर जो है वो प्रोग्राम में करप्शन की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो आपने पता नहीं कितने दर्जन या सैकड़ों लोगों की जिंदगी से आपने खेला है। इसका हिसाब कौन देगा और इसका जवाब कौन देगा? उस इदारे को तो हिसाब तो वही देंगे कि जिन्होंने सिग्नेचर्स वगैरह करके और मिनटों में या सेकंड्स में अरबों रुपए इधर से उधर करा दिए। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं, हुक्मरान जमात से ताल्लुक है उस्मान डार साहब, थोड़ा इनके सब्र को इनके जब्त को भी आजमाते हैं। उस्मान साहब सर, ये मुझे बताइए, ये खिदमत के नाम पे मुगलिया शरीफ ने जो कुछ भी किया है वहां पे अरबों रुपए इन्होंने इधर से उधर कर दिए। इदारे में जैसे वो फरमा रहे हैं करम साहब के इंसानी जिंदगियों से खेला जाता रहा। पंजाब में शेर जो है लोगों की हड्डियां नोचता रहा, उनके जो है वो हिसाब किताब उधर कर दिए उसने। आपके ख्याल में ये इतनी बड़े पैमाने पर ये सब कुछ जो सामने आया है, इसका कोई एप्रोप्रिएट और स्पीडी कोई काम हो सकेगा या फिर वही एन गैन का जवाब है? देखिए, मैं तो अभी भी मीडिया को, पाकिस्तान के एंटायर मीडिया को हिराजे तहसीन पेश करता हूँ, मीडिया हाउसेस को। आप कह रहे हैं वो हड्डियाँ नोचता रहा या चबाता रहा। इन्होंने अगर पाकिस्तान का मीडिया इस तरह से आज़ाद ना होता तो इन्होंने पाकिस्तानियों की हड्डियों का मांस तक उतार लेना था, कुछ नहीं छोड़ना था इन्होंने। और मीडिया के बावजूद आप लोगों ने इतने प्रोग्राम्स किए, करप्शन पे एक्सपोज किया इन लोगों को, लेकिन ये फिर उसी डटाई के साथ मुल्की खजाना लूट मार में लगे रहे। पूरी कौम ने देखा जब इनके मामला सामने आ रहे। देखिए, दो चीज़ें हैं जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है हमारे मुल्क की तबाही में। एक, जो हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे लाखों रुपए सैलरीज दी जा रही थी ऐसे लोगों को जो कैपेबल ही नहीं थे। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरिट की धज्जियां उड़ाकर, हैंड पिक लोग लगाकर अदारे तबाह किए गए। एक मुल्क की तबाही से पहले उसके अदारे तबाह किए जाते हैं, और इस तरह से इन्होंने अपना एक गवर्नेंस मॉडल बना रखा था कि अपने हैंड पिक लोग लगा के, ताकि जो खजाने में जब लूट मार करें लोग आगे से रिएक्ट ना करें। नहीं सर, ये बात तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुक्मरान जमात का एक रुकन बात कर रहा है तो उसकी बात में अथॉरिटी भी होगी, ऑथेंटिसिटी भी होगी। वो रुकन वो हमसे क्या वादा कर सकता है ऐसे एक पेडिस्टल पे, ऐसे एक प्रोग्राम के थ्रू? क्या कार्रवाई एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान की आवाम इस एक मामले पर? दो चीजें आने वाले चंद हफ्तों में 100 डेज प्लान में इंशाल्लाह ताला दो चीजें इनकी गवर्नमेंट की सामने रखी जाएंगी। एक, इनकी अयाशियां, जिस तरह वजीर आला जो खुद को हादमे आला पंजाब कहते थे, 70 से 80 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरटेनमेंट फंड्स के नाम पे इन्होंने उड़ा दिया कौम के टैक्स का पैसा। दूसरा, जो इन्होंने नाम नहाद मंसूबे और अरबों रुपए के कर्जे लेके पाकिस्तान को 30,000 अरब के बोझ तले दबा दिया, उसमें जो करप्शन हुई वो कौम के सामने रख देंगे। देखें, अगर एहतसाब नहीं होगा, फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं होगा, मुकमका का कल्चर खत्म नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पाकिस्तानियों ने वोट ही इन 3 चीजों के लिए दिया, करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए, अदारों की मजबूती के लिए और इकोनॉमिक खुशहाली के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, रोजगार के लिए, जो इकोनॉमी से जुड़ी हैं चीजें। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये तमाम चीजें कौम के सामने होंगी। 100 रोजा जब प्लान हमारा, सर आप जो कह रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं, आपकी बात पर आमन्ना सदकना कहने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, 100 रोज में ये सब कुछ तो हम देखेंगे, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ ना तो फिर आप भी देखेंगे। यहाँ इसी एक तंबीह के साथ, इसी एक चेतावनी के साथ हिंदी में, यहाँ नाजरीन उर्दू में ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद सनसनीखेज इंकशाफात हैं जो आपके सामने रखूंगा। ब्रेक पे चलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मरहले पर दाखिल हो चुके हैं करम साहब। सर ये मुझे बताइएगा, एक डॉक्टर से की गई गुफ्तगू के कुछ बुनियादी नुकात हैं, मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लुब्बे लुबाब उसका ये है कि उनसे पूछा गया कि इस हस्पताल में आप क्या इसके हवाले से बुनियादी मालूमात देते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे सेंसिटिव पेशेंट्स को देखने का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से छोड़िए लोकल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एयर कंडीशनिंग का निज़ाम नहीं है, ओटी सही नहीं है, ICU सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह है वो JCI स्टैंडर्ड की नहीं है, जो एक आम अस्पताल की होनी चाहिए। कोई परमानेंट कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ दस्तयाब नहीं है। फॉरेन नर्सेज को फिलिपीन से हायर किया गया है, जो कि जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल रही हैं, कुफ्र तोल रही हैं। हम उर्दू बोलने वाले या हम पता नहीं क्या बोलने वाले, और वो पता नहीं आऊँ माऊँ चाऊँ क्या कर रही होती हैं। मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मुझे तकलीफ है, और वो अल्लाह की बंदी कैसे समझेगी कि मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है या मेरे साथ मसला क्या है। करम साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं या ये फुल टॉस है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, अगर आप अपना सवाल दोहरा दें तो। मैं अपना सवाल दोहराता हूं बॉस, ये मुझे बताइएगा, अगर फिलिपाइनी नर्स मेरे सर पे दर्जन भर भी खड़ी कर दी जाए तो वो क्या बिगाड़ लेंगी मेरा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उनसे बात कैसे करनी है। इसी तरह से एक आदमी जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जिसको अंदर होना चाहिए था या टर्मिनेट होना चाहिए था, अगर उसे इस खिदमत का अल्लाह माफ करे मुआवजा प्रमोशन की सूरत में मिले तो मैं कहां जाऊं? देखें, एक बात तो मैं वजाहत कर दूं, कहने की ज़रूरत तो नहीं थी। फिलिपाइनी नर्सें जो 22 या 23 हैं मेरे ख्याल इस इदारे में, तो वो पेशेंट्स की खिदमत के लिए तो कम अज़ कम नहीं बुलाई गई होंगी। उनका जो है वो वही बेहतर जानते हैं जिन्होंने बुलाया है। देखें, बदेसी माल है ना जी, इनसे इन्हें बड़ी रगबत है। ये टाइलें भी बाहर से मंगवाते हैं, अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क करते हैं, ये सर्विसेज भी बाहर से हायर करते हैं। ये इसमें देखिए, इसमें एग्रीमेंट में कंसल्टेंसी के लिए आप जो है वो एक कोरियन कंपनी को हायर कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए उसको अदा कर रहे हैं। आपके अपने मुल्क में जो है नेस्पाक मौजूद है, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है, तो 1 करोड़ रुपए उसको दे देते। आपने बैरून मुल्क क्यों दिए हैं? टाइलें और फिक्सचर और सैनिटरी फिटिंग्स और ये चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? और जो इक्विपमेंट है वो भी आप बाहर से मंगवा रहे हैं। आपके सियालकोट में कौन सा इक्विपमेंट है जो नहीं बनता है, अदर देन जो हैवी मशीनरी है वो आपने बाहर से मंगवानी। असल में जो आपने कहा ना कि वो शुरू में कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके ICU और फलां, ये इदारा खुद जो है वो ICU में भेजे जाने के काबिल है। मुझे तो अफसोस हो रहा है, उस्मान डार साहब आपके प्रोग्राम में थे, उन्होंने कोई वजाहत नहीं की कि PKLI के इशू पर स्पेसिफिकली उनकी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, क्या इस इदारे को जारी रखेगी, क्या उस्मान डार साहब से पूछे लेते हैं। उस्मान डार साहब सर स्पेसिफिक जवाब जानना चाह रहे हैं। करम गोंदल साहब भी, उनकी भी तशफ़ी का सामान आप न कर पाए अनफॉर्चुनेटली, हालांकि यू आर कर्टियस इनफ कि आप इतना ट्रैवल करके खुसूसी तौर पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सर कोई बिटवीन द लाइन मैसेज शहबाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ लवर्स के लिए? देखिए, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो गुज़श्ता हुकूमत ने जो मुल्की मफाद में नहीं है, जिसका बोझ हुकूमती ख़जाने पे है, मैं समझता हूँ कि उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी अफादियत ही क्या है। और जिस तरह बताया जा रहा है या रोशनी डाली जा रही है कि मनपसंद लोगों को लाया गया है, मनपसंद लोगों को लगाया गया है, और यही हमारी ज़िम्मेदारी है नई हुकूमत की कि जितने भी गुज़श्ता हुकूमतों के लगाए हुए मंसूबे थे, बग़ैर किसी मंसूबा बंदी के उनका रिविज़िट होना चाहिए, उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। और अगर वो कौम को, मुल्क को, अवाम को फ़ायदा दे रहे हैं तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और उनको आगे लेके चलना चाहिए, अदरवाइज़ उन्हें बंद होना चाहिए। और ये तमाम तर चीज़ें, ये कोई एक अदारे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी नहलियाँ की गई हैं माजी में, जो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि 100 रोज़ा एजेंडे के बाद हम इसको कौम के सामने रख देंगे। यही कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दिखाया जाएगा कि क्या अच्छा सर, आपकी समातों पर पहले कभी कंपैरेटिव एनालिसिस सामने लाया। आपकी समा खराशी के लिए या आपकी जो है वो मुंह का मज़ा ख़राब करने के लिए एक और खिदमत करना चाहता हूँ मैं। ये सवाल है मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा से, ये सवाल है सिंध हुकूमत से। मौजूद से शायद थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, लेकिन ये भी यहाँ डिसिप्लिन के हवाले से ये तो आपके गोश गुजार भी कर रहा हूँ, ताकि आपसे बाद में ये जान सकूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी का लॉलीपॉप देके तो नहीं निकल जाएंगे आप, कुछ हो सकेगा इसमें। कल के अखबार में खबर आई है अमराज क़ल्ब के इदारे कराची के बारे में। लिखा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायरमेंट के अगले ही रोज़ कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा तैनात।
डॉक्टर नदीम कमर 9 मई को मुलाजमत से रिटायर हुए और 10 मई से लाखों के कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर। दोबारा तैनाती के लिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट भी वजह नहीं किया गया। डॉक्टर नदीम रिजवी को बैक वक्त 4 इंतजामी ओहदे दे दिए गए। ये यहाँ के शहबाज शरीफ है मेरे ख्याल है। डॉक्टर नदीम कमर बिलावल भुट्टो के करीबी साथी समझे जाते हैं। इंतखाबात से कबल कायम किए गए सेटेलाइट यूनिट गैर फाल। रिपोर्ट तुफैल अहमद। नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरी गर्दन ना मारी जाए। मैम अगर आप इसकी वजाहत करें तो उसके बाद फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। आरफीन, सबसे पहले तो मैं जो अभी जिस पे हम बात कर रहे थे किडनी लीवर जो सेंटर है और बात हुई कि उसको बंद कर दें, मैं समझती हूँ जब इस पे अरबों रुपए हमने खर्च किए तो उसमें जहाँ जहाँ कमी है उसको हम बेहतर तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इतने बेरोज़गार हैं तो वो फिलिपाइनियों को हम बाहर भेजें, फॉरनर्स को हम बाहर भेजें। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं उनको अगर लेबॉर्ट्री सही नहीं तो लेबॉर्ट्री को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जाए। एक बेहतरीन इदारा जब अरबों रुपये लगा के बनाया गया तो ये ज़रूरत है कि उसको हम बेहतर करें। बात अब आपने की NICVD के। NICVD जिस अंदाज से पाकिस्तान में काम कर रहा है वो एक बेहतरीन इदारे के तौर पर जाना जाता है और इस वक्त उसके कई जो हैं शाखें जो हैं वो काम कर रही हैं, पूरे सिंध के अंदर काम कर रही हैं और बेहतरीन तिब्बी सहूलतें दे रहा है। मैंने कई मरतबा विजिट खुद भी किया और कई गरीब पेशेंट्स को वहाँ पे देखा कि उनको तमाम सहूलियात जो है मुफ्त फराहम की जा रही है। जहाँ तक रही बात, अभी आपने कहा कि वहाँ पे कुछ चीजें फाल नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बताऊं, मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस था। मेरे ही अपने एक रिश्तेदार 2 घंटे के अंदर उनका वो क्या कहते हैं जो इब्तिदाई मामला होता है दिल का, मतलब उनको अटैक हुआ और उसके बाद उनके एंजियोप्लास्टी करके और उनको घर भेज दिया। मैंने भाई चेक कर लो कि वो किसी प्लम्बर वगैरह से तो नहीं करवा दिया। मैंने पता ये चला कि माशाल्लाह मौसूफ सेहतियाब हो गए और इस तरह के कई केसेस मेरी नॉलेज में भी हैं। लेकिन मैं उस अस्पताल की कारकर्दगी पर या खुदा न खास्ता कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मैं इस पर्टिकुलर मामले की बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नदीम कमर और बिलावल भुट्टो का रिलेशन देखें वो किस तरह जोड़ा, कैसे किया, किसने रिपोर्ट की, ये बात तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन नदीम कमर साहब की सलाहियत है कि NICVD जो है एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के तौर पे इस वक्त मुल्क भर में काम कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि वो रिपोर्ट्स किस चीज़ पे, किस बुक्स पे रखकर बनाई गई, क्या उसकी रियलिटी क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, अगर वो एक इदारे के बेहतरीन सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि उनमें वो सलाहियत मौजूद है तो उनको जो है कंटिन्यू किया गया। अच्छा मैम, मैं एक एंकर हूँ, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं भी वही काम कर रहा होता हूँ, छोटे पैमाने पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली ना तो उनको जानती हूँ ना मुझे ये पता है कि वो किसके कितने क्लोज हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि एक इदारे का सरबराह बेहतरीन तौर पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप इतना ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंची, थैंक यू सो वेरी मच। करम गोंदल साहब सर आपका शुक्रिया, उस्मान डार आपका शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। ये स्पेशल एडिशन था जो आपकी खिदमत में पहुंचाया। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।